हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का सिविक्स है, नागरिक शास्त्र। 4 लेसन है। लेसन का नाम है न्यायपालिका कानून का पालन करना। तो हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी और न्याय। कोर्ट कचहरी और न्याय क्या है? आपने अपने आसपास कई कोर्ट कचहरी के मामलों के बारे में सुना होगा। ऐसे एकाध किस्से आप कक्षा में सुनाइए। कचहरियों में कौन कौन होते हैं और वे क्या क्या करते हैं, चर्चा करिए। इस पाठ के सहारे उपशीर्षक एक बार पढ़िए। क्या आपने इन शब्दों को पहले कभी सुना है? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। कल्लूराम और परशुराम के खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और दोनों खेतों के बीच मेड़ थी। एक दिन परशुराम अपनी मेड़ बना रहा था। उसने चुपके से मेड़ को कल्लू के खेत में खिसका दिया। यह तीसरा साल था जब परशु ने इस तरह मेड़ खिसकाई थी। कल्लू को पता भी नहीं चला था और मेड़ एक हाथ खिसक चुकी थी। जब कल्लू अपना खेत जोतने लगा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसे याद था कि उसका हल बिजली के खंभे के आगे तक जाता था, लेकिन यह क्या, अब तो एक हाथ पहले ही रुक जाता है। उसे यकीन हो गया कि परसू ने मेड़ खिसकाई है। उसी रात वह अपने भाई काछी और उसके बेटे रेवा के साथ खेत पर गया और सबने मिलकर रातों रात मेड़ खोदकर वापस खिसका दी। सुबह जब परसू को बात पता चली तो वह लाठी लेकर कल्लू के यहाँ आ धमका। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और मारपीट होने लगी। इतने में गांव का चौकीदार भी वहां आ गया। लोगों के बीच बचाव किया और बात आगे बढ़ने से रोकी। बाद में कल्लू को काशी और रेवा पास के शहर कोटवार ले गए। उन्होंने अस्पताल में कल्लू की जांच करवाई और प्लास्टर चढ़वाया। फिर सब रपट लिखवाने पुलिस थाने गए। थाने में रेवा ने परसू के विरुद्ध रपट लिखवाई। दरोगा ने कोरे कागज पर रपट लिखी। यह मौके की पहली रपट यानी कि FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी। रेवा ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करिए और एक प्रति हमें भी दीजिए। दरोगा ने कहा, जब थानेदार साहब आएंगे तभी रजिस्टर में लिख सकते हैं। तो रेवा, काशी और कल्लू कोटवार थाने में रुके रहे। थोड़ी देर बाद थानेदार आया। उसने रेवा से रजिस्टर में रपट दर्ज करवाई। कल्लू जाने को तैयार हुआ, पर रेवा ने उसे रोककर थानेदार से रपट की एक प्रति मांगी। रेवा को पता था कि रपट की प्रति रपट लिखवाने वाले को मिलती है। उसने रपट की एक प्रति ली और फिर सब अपने गांव के लिए निकले। FIR थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR दिया जा सकता है। मौखिक बताने पर थानेदार लिख लेता है और पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। इसी के आधार पर जुर्म का ब्यौरा आदि एक खास रजिस्टर, स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। जानकारी देने वाले को FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलनी चाहिए। यदि कोई थानेदार FIR नहीं दर्ज करता है तो रपट देने वाला ही सीधे पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रपट दर्ज करा सकता है। डाक से भी रपट भेजी जा सकती है।
जुर्म की छानबीन। जुर्म की छानबीन के बारे में FIR के आधार पर थानेदार ने दरोगा से छानबीन करने को कहा। उसी दिन दोपहर को दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा। पहले तो उसने कल्लू की चोटें देखी। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने कल्लू के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने सुबह की मारपीट का विवरण दिया। दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी। वह परसू के पास गया और उसको बताया कि वह उसे गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ हरदार थाने ले गया। वहां उसने पूछताछ की। वह इस बात से मना कर रहा था कि उसने कल्लू की पिटाई की है। थानेदार ने बहुत कहा कि जुर्म कबूल कर लो, पर उसने साफ इनकार कर दिया। गिरफ्तारी। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना जरूरी है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि यह उसे नहीं बताया जाता तो उसको यह अधिकार है कि वह यह पूछे और जुर्म बताए जाने पर ही जाने को तैयार हो। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। पुलिस किसी व्यक्ति को इसीलिए गिरफ्तार करती है ताकि उसे पूछताछ कर सके, ताकि वह अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट न कर सके और वह दूसरा कोई अपराध न कर सके। यानी कि गिरफ्तारी सजा नहीं है। पुलिस थाने में किसी को भी अपना जुर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यदि थाने में कोई अपना जुर्म कबूल कर भी ले तो इसके आधार पर उसे सजा नहीं हो सकती। जुर्म कबूल करना तभी माना जाएगा जब उसे कचहरी में या मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जाए। पुलिस का काम तो सिर्फ मामले की छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सजा सुना सकता है, यानी कि न्यायाधीश, जज। FIR दर्ज करने वाले को उसकी एक प्रति क्यों लेनी चाहिए? कक्षा में चर्चा करिए। जमानत। थानेदार ने परसू को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार ने परसू को बताया, तुम्हें किसी की जमानत पर ही छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास जमीन जायदाद है तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है। यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास ही कुछ जमीन जायदाद है तो तुम ही बांड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाए तुम आओगे, नहीं तो यह जायदाद जब्त कर ली जाएगी। परसू ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ जमीन है। उसने अपने लिए एक बांड भर दिया है। थानेदार ने उसे यह भी बताया है कि कल तुम्हें पेशी के लिए कचहरी आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। अंततः परसू जमानत पर छूट गया, पर सभी जुर्मों पर जमानत नहीं मिलती है। पेशी दर पेशी। पेशी दर पेशी क्या है? कचहरी में मुकदमा शुरू हुआ। करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की गवाही और सबूत पेश किए जाते रहे। हर पेशी पर परसू का वकील अपना फीस लेता रहा। आने जाने का खर्चा और काम का नुकसान अलग। अंततः 1 साल बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया कि परसू को 4 साल की कैद होगी। चर्चा कीजिए, किसी भी केस में गवाहों की बात को सुनना क्यों जरूरी है? परसू फैसले से खुश नहीं था। वकील ने बताया, सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। परसू की ओर से उसके वकील ने जिले के सेशन
सेशंस कोर्ट में अपील कर दी। इसके कारण सेशन जज ने परसू की सजा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। परसू और उसके गवाहों को एक बार बुलाया गया और एक बार कल्लू और उसके गवाहों को। बाकी पेशी तो वकील ने संभाली। 2 साल बाद सेशंस जज ने फैसला दिया। उसने परसू की सजा कुछ कम कर दी। परसू फैसला सुनकर हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला भी कहीं बदला जा सकता है? वकील ने बताया, हमें प्रदेश में एक उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में है वहां अपील कर सकते हैं। परसू ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन परसू उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे ही सजा काटनी पड़ी जो सेशंस जज ने दी थी। आखिर परसू को जेल जाना ही पड़ा। दीवानी और फौजदारी मामले। परसू बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कल्लू को कुछ पैसे दे दूं और बात निपट जाए? वकील ने बताया, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कल्लू के साथ मारपीट की थी, अतः यह एक फौजदारी मामला है, अर्थात ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाइयां बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। इनमें जुर्म साबित होने पर जेल जाने की सजा अवश्य मिलेगी। सिर्फ जमीन जायदाद के मामलों में जेल की सजा नहीं होती। ये दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामले क्या होते हैं? परसू ने पूछा। वकील ने कहा, जब भी कोई जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। जैसे तुम्हारी मेड़ का झगड़ा था, उस पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। इनमें कैद की सजा तो नहीं होती, पर जिस भी पक्ष को नुकसान सहना पड़ता है या जिसकी संपत्ति पर नाजायज कब्जा किया गया है उसे उस नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है। पर तुमने तो मारपीट भी की थी, इसीलिए यह फौजदारी मुकदमा बन गया। इसमें तो कल्लू को पैसे देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। चर्चा कीजिए। परसू ने जब कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो मामला दीवानी था या फौजदारी? जब परसू ने कल्लू की मेड़ खिसकाई थी तो ये मामला दीवानी था। दीवानी था या फौजदारी? फिर अब परसू ने जब कल्लू को पीटा तो मामला दीवानी था या फौजदारी? परसू की कहानी तो उच्च न्यायालय में ही खत्म हुई, पर पूरे भारत में एक सबसे उच्च न्यायालय भी है। उसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यहाँ भी अपील की जा सकती है। न्यायपालिका की संरचना। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय उससे ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालय को मानने होते हैं। न्यायाधीशों को योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या
उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। कार्यालय काल। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके सब प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। अब है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। अब है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी
धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय समय पर हर क्षेत्र, जिले स्तर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुलझाती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा। पेंशन संबंधित मुकदमे। समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा। बिजली गृहकर गृह ऋण संबंधित मुकदमा। उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे। भूमि अधिग्रहण संबंधित मुकदमे। विवाह पारिवारिक मुकदमे। उपभोक्ता संबंधित मुकदमे। अब है पारिवारिक न्यायालय। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल ही में शादी हुई। दहेज प्रथा, दहेज के बारे में इसमें दिया गया है, एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल ही में शादी हुई है। इसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उसे बहुत मारा पीटा। उसने ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे, वे आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है, जबकि वो शिक्षित है, नियम कानून के बारे में जानती है, फिर भी वो चुप क्यों है। आपके अनुसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है, सोचकर बताइए। दहेज एक गलत प्रथा है, यह क्यों गलत है, सोचिए और लिखिए। आप भी जानिए। दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दहेज लेना, देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिससे से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में से अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ता अदालत। जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु में के दाम में हेर फेर किया गया हो, तो इससे उपभोक्ता यानी कि ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कमी कभी कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को ये अधिनियम लागू किया गया है। हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।
उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। जनहित याचिका। परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ जमीन थी जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील कर का खर्चा उठा पाया, लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। उसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका चित्तरुधिक व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस P.N. भगवती को जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोग, बंधुआ मजदूर, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। निशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यवस्थित महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव द्रव्य व्यवहार या बेगार या सहायता व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक ना हो। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा न्यायालय के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में। नीचे है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।